हेलो डियर व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं तथा कोहेरेंट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कोहेरेंसी कितने टाइप की होती है। इस चीज़ को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस के नाम से सिलेबस में मेंशन है, उसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, कोहेरेंस शब्द जो है पिछले लेक्चर में हम लोग सुने थे, लेकिन वहाँ पे इसके बारे में हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े थे। बस उसको जो इंटरफेरेंस का कंडीशन है उसमें पढ़ा गया था कि कोहेरेंस क्या होता है। ठीक, आज उस कोहेरेंस शब्द को पढ़ा जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। आप अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। उसमें कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में कोहेरेंस शब्द का यूज हुआ था। वहाँ लिखा गया था कि द लाइट वेव मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक, तो उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है आज इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और आपका सिलेबस का जो टेम्पोरल एंड स्पेशियल कोहेरेंस है वो भी क्या होगा आज के टॉपिक में कवर होगा। ठीक, तो जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो ज़रूर पिछला लेक्चर देखें। सीरीज से अगर लेक्चर को देखेंगे एक सीरीज क्रम में तो क्या होगा, उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स, दोनों सोर्स का नाम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए कोहेरेंट सोर्स को डिफाइन करते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। ठीक, इस चीज़ को देखा जाए कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो देखिए कोहेरेंट सोर्स क्या है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो लिखा है द सोर्स विच इमिट्स अ लाइट वेव विथ सेम फ्रीक्वेंसी कामा सेम वेवलेंथ एंड a phase ORR has a constant phase difference is a known as कोहेरेंट सोर्स। ठीक, मतलब एक ऐसा सोर्स जो क्या कर रहा हो, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा हो। फ्रीक्वेंसी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ भी सेम होगा, मतलब वेवलेंथ भी सेम हो। ठीक, और फेज क्या हो, या तो जीरो हो उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस, या अगर कोई फेज हो रहा हो जैसे 30 का हो रहा हो, पाई रेडियन हो रहा हो, 180 हो रहा हो, 360 हो रहा हो, कुछ भी मतलब जो भी अगर फेज डिफरेंस हो रहा हो तो वो क्या हो, टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। ठीक, ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में जब वेव निकलना शुरू हुई तो फेज डिफरेंस 60 का रहे और कुछ सेकेंड बाद वो 180 का हो जाए, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर उनका फेज टाइम के साथ वेरी करेगा तो फिर वो कोहेरेंट सोर्स के कैटेगरी में नहीं आएगी। ओके, इस चीज़ को अभी फिगर से अच्छे से समझा जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये क्या है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जाम्पल लेज, यहाँ एग्जाम्पल देखिए इसका सबसे अच्छा, यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है लेजर लाइट। ठीक, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोहेरेंट सोर्स का। ओके, अब हम देखेंगे कि इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है। ठीक, देखिए इनकोहेरेंट सोर्स को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, कोहेरेंट का उल्टा होगा। तो उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, तो द सोर्स विच एमिट्स अ लाइट वेव हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो डिफरेंट वेवलेंथ भी हो गए, एंड डिफरेंट फेज इज नोन एज इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक, मतलब ऐसे सोर्स जो क्या कर रहे हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहे हो तो वो क्या कहलाएंगे, इनकोहेरेंट सोर्स कराएंगे। मतलब जिसमें फेज भी क्या हो रहा हो, समय के साथ तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा हो, कांस्टेंट फेज ना हो, तो उन लाइट सोर्स को क्या कहा जाएगा, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स कहा जाएगा। ओके, जो इसका एग्जाम्पल है आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, एक एलईडी लाइट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो घरों में आप यूज करते हैं, दूसरा सनलाइट, ये सब क्या है, इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। ओके, अब देखिए फिगर से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए फिगर अगर देखा जाए तो देखिए पहला एक सोर्स मान लीजिए कोई ए है, ये एक सोर्स ए है। ठीक, इससे दो लाइट वेव इमिट हो रही हैं जो फिगर में बना हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड वेव को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए जहाँ पे पहले वेव का मतलब फर्स्ट वेव का क्रेस्ट जो आया है वहीं पे दूसरे का भी क्रेस्ट आया है। जहाँ पे पहले का ट्रफ आया है वहीं पे दूसरे का भी ट्रफ आया है। इसी तरह आगे आप कुछ टाइम बाद अगर इस वेव को देखें तो देखिए यहाँ पे भी जहाँ पे इसका क्रेस्ट आया है वहाँ पे इसका क्रेस्ट आया है, जहाँ पे इसका ट्रफ आया वहाँ पे इसका ट्रफ आया। मतलब
इन वेव को देख के साफ साफ लग रहा है कि इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ सेम होगा ही। और दूसरी बात ये देखिए इनका फेज भी क्या है, सेम है, क्योंकि ये वेव जहाँ से स्टार्ट हुई है फर्स्ट वाली, सेकेंड वेव भी क्या हो रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है। ये दोनों क्या है, सेम फेज में हैं। और समय के कुछ समय बाद भी देखा जा रहा है तब भी क्या हो रहा है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ही आ रहा है, टफ के साथ टफ ही आ रहा है। इसका मतलब कुछ समय बाद भी क्या है, इनके बीच में जो फेज है वो कांस्टेंट बना हुआ है। इस वजह से मतलब कांस्टेंट बना हुआ तो इसका वैल्यू क्या है, इन दोनों वेव में 0 है। इसका मतलब क्या है, ये कोहेरेंट वेव होंगी, कोहेरेंट सोर्स ये होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर तीसरे चौथे को देखा जाए, मान लेते हैं एक कोई सोर्स बी है जो थर्ड और फोर्थ वेव क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ओके, तो अब देखिए अगर थर्ड वेव में देखा जाए तो जहाँ पहला क्रेस्ट आया है वहाँ फोर्थ का पहला ट्रफ आया है, और जहाँ पहला ट्रफ आया है थर्ड का वहाँ फोर्थ का पहला क्रेस्ट आया है। इसका मतलब ये आउट ऑफ फेज चल रही हैं, अपोजिट फेज में चल रही हैं, ठीक। लेकिन अगर कुछ समय बाद अगर चेक किया जाए तो जहाँ पे देखिए क्रेस्ट आया वहीं पे इसका ट्रफ आया, मतलब कुछ समय बाद भी देखने पे सेम चीज़ हमको मिल रहा है कि फेज क्या है, सेम है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। मतलब इन दोनों के फेज में समय के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होंगी, ये सोर्स जो है वो भी क्या होगा, कोहेरेंट होगा, क्योंकि इससे निकलने वाले जो लाइट है वो क्या है, कोहेरेंट है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी भी आपको देख के लग रहा होगा, आप फ्रीक्वेंसी सिंपली समझिए ना, ये जो गैप है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी आप इस एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए दोनों का गैप क्या है, सेम है, ठीक। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आप पढ़े हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो देखिए इसको जितना एक साइकिल कंप्लीट करने में ये टाइम लगा रहा है उतना ये भी लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो obvious सी बात है वेवलेंथ भी सेम ही होगा। और फिर उसके बाद क्या है, ये फेज क्या है, यहाँ पे इसका समय के साथ कांस्टेंट है जो कितने का है, 180 डिग्री का है। ओके, तो इसका मतलब जो सोर्स ए और बी होगा वो क्या होगा, आपका कोहेरेंट सोर्स होगा, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो 5 और 6 नंबर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे देखिए आप लिखा है इनकोहेरेंट वेव, जो सी नंबर करके मेंशन है, अगर यहाँ पे आप देखिए तो 5 वाले वेव को देखा जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है। जो 5 वाला वेव है इसका फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत कम है, लेकिन जो 6 नंबर वेव है ये देखिए तेजी से रिपीट होते हुए चली जा रही है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो पहले दोनों को देख के लग जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होंगी, ये आपस में इनकोहेरेंट होंगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सी वाला सोर्स है वो क्या है, इनकोहेरेंट वेव प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो इनकोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। ओके, देखिए फिगर में नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, ए बी आर कोहेरेंट वेव, सी को लिखा है इनकोहेरेंट वेव, ठीक। वेव 1 और 2 आर इन फेज, 1 और 2 क्या है, आपके जो वेव हैं सेम फेज में है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है उसके बीच। और 3 और 4 जो है क्या है, अपोजिट फेज में है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है 180 का है, ठीक। ये मैक्सिमम 2 पाई का हो सकता है फेज डिफरेंस, और मिनिमम 0 का हो सकता है, आप पढ़ेंगे 0 से 2 का के बीच फेज डिफरेंस हो सकता है। और 5 और 6 क्या, 5 और 6 क्या है, इनकोहेरेंट वेव है। ओके, क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेवलेंथ भी चेंज हो रहा है, तो क्या है, जो समय के साथ जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो इनको क्या कहा जाएगा, इनकोहेरेंट वेव कहा जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका तब फिर टाइप्स ऑफ कोहेरेंट पढ़ा जाएगा। लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई, ये देखिए सोडियम लैंप अगर है, ये कोई सोडियम लैंप है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ न कुछ मटेरियल होगा, ये किसी मटेरियल से मिलके बना होगा, ठीक। इसके अंदर कुछ मटेरियल्स होंगे। अब देखिए जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, मान लीजिए स्विच ऑन किए, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गई, तो जो ये मटेरियल इसके अंदर लगा हुआ है वो क्या होगा, एटम से मिलके बना होगा, वो एटम से मिलके बने होंगे मटेरियल इसके अंदर जो लगे होंगे, ठीक। तो उन एटम्स में क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, और उसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब प्रेजेंट होंगे। तो मान लीजिए जो इसका मटेरियल है वो क्या है, कुछ इस तरह एटम से मिलकर बना है, और एटम में क्या है, ये न्यूक्लियाई है, और क्या है, ऑर्बिट है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। ये सब इंटर केमिस्ट्री आप पढ़े ही हैं। तो अब देखिए जब स्विच ऑन करते हैं तो ये एटम्स जो है, जो मटेरियल के अंदर एटम्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से।
तो जब एटम एनर्जी गेन करेंगे तो क्या होगा, ये जो एटम ग्राउंड स्टेट में अपने हैं वो क्या होंगे, एनर्जी पा के वो इलेक्ट्रॉन, उस एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा के क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में केवल 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए रुकते हैं। मतलब 1 सेकेंड के 1 करोड़वें भाग, 1 सेकेंड का 1 करोड़ पार्ट कर दीजिए, बस उतने समय के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊपर रुकते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, वो नीचे ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं और यहाँ से फोटान इमिट करते हैं। यही फोटान हम लोग को लाइट के फॉर्म में क्या होता है, यही जो फोटान होता है हम लोग को लाइट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ओके, ये फोटान हम लोग को लाइट के फॉर्म में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, लाइट का प्रोडक्शन होता है और उसके हेल्प से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक, तो अगर बात किया जाए तो देखिए अब इस एटम्स में क्या होंगे, मटेरियल में कई सारे एटम्स होंगे और एक एटम्स में क्या होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये चीज़ बता पाना कि कौन इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, कितना लाइट इमिट करेगा, कितने सेकंड के लिए, तो ये सब उनके बीच क्या कॉम्बिनेशन थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि किस टाइम कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। ठीक, ये पूरा का पूरा एक रैंडम प्रोसेस होता है, इसलिए बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस टाइम पे क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, तो अगर इसको देखा जाए, मान लीजिए ये कंडीशन हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10⁻⁻8 सेकंड तक क्या करेगा, इमिट करेगा लाइट। तो मान लीजिए वो लाइट क्या है, साइनसॉइडल नेचर का है, ये साइनसॉइडल नेचर का है। ठीक, अब हमको नहीं पता है कि क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन अब जाएगा, इसके बारे में नहीं पता। ओके, हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, अभी वो 10⁻⁸ सेकंड अपना बिताया ना हो, तब तक दूसरा पहुंच जाए, या हो सकता हो 3 पहुंच जाए एक साथ। 10⁻⁸ सेकंड मान लीजिए पहला भी नहीं बिताया, दूसरा पहुंचे तो तीसरा भी पहुंच जाए, या हो सकता हो कि 2 पहुंच के नीचे आ गए हों, अब फोटान इमिट कर दिए हों, तो कुछ देर बाद तीसरा पहुंचे। कोई भी चीज़ें हो सकती है, उनके बीच क्या तालमेल है इसके बारे में बता पाना हम लोग के लिए मुश्किल है। तो देखिए, जब मान लीजिए कि ये पहला वाला 10⁻⁸ सेकंड तक क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। ठीक, तो हो सकता हो कि अभी ये 10⁻⁸ सेकंड बिताया ना हो तो तक दूसरा पहुंच जाए, तो दूसरा वाला क्या होगा, यहाँ से इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से क्या होगा, फिर मान लेते हैं तीसरा वाला अभी दूसरा 10⁻⁸ सेकंड नहीं कंप्लीट किया, वो तब तक पहुंच गया, फिर वो क्या होगा, फिर वो अब कुछ इस फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर बात किया जाए कि जो लाइट इमिट होता है वो क्या होता है, बस 10⁻⁸ सेकंड तक क्या होता है, कोहेरेंसी को मेंटेन किए रहता है। उसके बाद क्या होता है, इनमें फेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेव ट्रेन कहते हैं। ये जो पार्ट है 10⁻⁸ सेकंड तक जो साइनसॉइडल वेव मिल रहा है, इसी को हम वेव ट्रेन कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो लाइट इमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। ठीक, वो क्या होता है, एक फाइनाइट टाइम तक फाइनाइट लेंथ का क्या होता है, वेव ट्रेन मिलता है, उनको आपस में जंबल करके ये इस तरह दिखाया जाता है। ठीक, और लाइट अगर हमको इस तरह मिलने लगता, अगर इस तरह हमको लाइट मिलने लगता, तो देखिए ये क्या है, समय के साथ कोहेरेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए, फेज चेक किया जाए, तो जहाँ ये खत्म हुआ वहीं पे शुरू हो रहा है, ये नीचे वाला जहाँ खत्म हुआ वहीं पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे फेज चेक करें तो जहाँ पे ये खत्म हुआ तो वहीं पे दूसरा वाला क्या हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है वेव ट्रेन। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं है, ऊपर वाले में खत्म यहाँ से हो रहा है और शुरू यहाँ से हो रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाले में क्या है, कोहेरेंसी केवल 10⁻⁸ सेकंड तक है, और नीचे वाले में बात किया जाए तो ये समय के साथ क्या है, पूरा का पूरा कोहेरेंस है। तो ये फिनोमेना क्या होता है, लाइट के प्रोडक्शन में होता है। ठीक, बस जो लाइट होती है 10⁻⁸ सेकंड तक क्या होती है, कोहेरेंसी को मेंटेन की रहती है। ठीक, इसी 10⁻⁸ सेकंड को क्या कहते हैं, कोहेरेंस टाइम कहते हैं, और जितने लंबाई तक ये कोहेरेंसी मेंटेन की रहती है उसको क्या कहते हैं, कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। ये फिनोमेना होता है, इसी तरीके से लाइट का प्रोडक्शन होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो देखिए अगर टेम्पोरल कोहेरेंस की बात की जाए, यहाँ पे टाइप पहले देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि कोहेरेंस इफेक्ट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसे पहला क्या लिखा है, टेम्पोरल कोहेरेंस, और दूसरा क्या लिखा है, स्पेशियल कोहेरेंस।
ये दो तरीके का क्या होगा आपका कोहेरेंस होगा, एक टेम्पोरल होगा और दूसरा क्या होगा आपका स्पेशियल कोहेरेंस होगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है। तो देखिए टेम्पोरल कोहेरेंस को डिफाइन किया गया है कि इफ द फेज डिफरेंस, नाम से क्लियर टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड वर्ड है, तो उस चीज़ को डिफाइन करें अगर तो क्या कहेंगे कि इफ द फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द कोहेरेंस इज सेड टू बी टेम्पोरल कोहेरेंस। अगर जो लाइट का फेज है, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसका फेज क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, टेम्पोरल कोहेरेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेजर लाइट, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लेजर लाइट होता है। ठीक, इसको लेजर वाले चैप्टर हम लोग लेजर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जो लास्ट चैप्टर है। अब देखिए जो मैं बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेड स्टेट में, फिर नीचे आया तो 10⁻⁸ सेकेंड तक क्या करेगा, वो लाइट इमिट करेगा। एक वेव ट्रेन दिया, फिर हमको पता नहीं कि दूसरा कब जाएगा कब आएगा, तो दूसरा आया, मान लेते हैं यहाँ से शुरू हुआ। ठीक, जो दूसरा वाला आया उसको मान लेते हैं यहाँ शुरू हुआ। देखिए बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ फेज ब्रेक करके लिखा होगा, तो इस टाइम पे हमको बताना मुश्किल होता है कि क्या वो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ही आया होगा कि पहले आया होगा कि कुछ देर बाद आया होगा। इस वजह से इनके में क्या होता है, फेज ब्रेक होता है। और ये जो कोहेरेंसी होती है, जो साइनसॉइडल नेचर होता है, ये केवल 10⁻⁸ सेकेंड के लिए क्या रहता है, मेंटेन रहता है, जिसको ऊपर बताया हूँ। इसी को टी कोहेरेंट मतलब कोहेरेंस टाइम कहते हैं और इस लेंथ को क्या कहते हैं, कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। उसी तरीके से ये भी होगा और ये भी इधर भी होगा। ठीक, ये फिनोमेना लाइट के साथ होता है। अब देखिए कोहेरेंस टाइम और कोहेरेंस लेंथ डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। कोहेरेंस टाइम क्या होगा, इट इज द एवरेज टाइम ड्यूरिंग विच द वेव रिमेन्स साइनसॉइडल एंड द फेज ऑफ द वेव पैकेट कैन बी प्रेडिक्टेड रिलायबली, हो गया फुल स्टॉप, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी कोहेरेंस। मतलब कि ऐसा टाइम जिसमें क्या हो, आपका जो वेव हो क्या हो, साइनसॉइडल नेचर को दिखाए ऐसा टाइम, उस और क्या हो उसका फेज हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकें, तो उसी को क्या कहेंगे, कोहेरेंस टाइम कहेंगे। जो चीज़ ऊपर के फिगर में आप देख रहे हैं ये टाइम क्या कहलाएगा, आपका कोहेरेंस टाइम कहलाएगा। ठीक, और जितने लंबाई तक ये साइनसॉइडल को मेंटेन किए रहते हैं उसी क्या कहते हैं, कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। कोहेरेंस लेंथ देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इट इज द लेंथ ऑफ द वेव पैकेट ओवर विच इट मे बी एज्यूम्ड टू बी साइनसॉइडल एंड हैज प्रेडिक्टेबल फेज, फुल स्टॉप, इट इज डिनोटेड बाय एल कोहेरेंट। ठीक, मतलब जितने लेंथ तक वेव पैकेट क्या है, साइनसॉइडल नेचर बता रहा है और फेज को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे, कोहेरेंस लेंथ कहेंगे। ठीक, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ कि लाइट फ्रॉम अ सोडियम डिस्चार्ज लैंप हैज कोहेरेंस लेंथ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। जो सोडियम लैंप आप लैब में अपने यूज करेंगे प्रैक्टिकल के लिए, उससे जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसकी कोहेरेंस लेंथ जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक बस होती है। और जबकि जो वाइट लाइट, जो सन से मिलने वाला लाइट होता है, उसका जो कोहेरेंसी होता है वो 1 सेकेंड का भी क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, बहुत कम कोहेरेंस होता है। मतलब इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इनकोहेरेंट वाले क्राइटेरिया में रखते हैं, उसके कैटेगरी में उसको क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक, अब जो हमारा कोहेरेंस टाइम था और कोहेरेंस लेंथ था उसके बीच हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कोहेरेंस टाइम हम डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं कि जो हमारा वेव है ये जो इस तरह वेव मिल रहा है, ठीक, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फेज ब्रेक हो रहा है इस तरह, तो मान लेते हैं कि ये जो टी कोहेरेंस है ये क्या है, डेल्टा टी टाइम तक कोहेरेंसी मिल रही है। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकेंड तक होगा। हो सकता हो कि अभी 10⁻⁸ सेकेंड ना हुआ, उसके पहले दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंच के लगे नीचे उतरने, तो वहीं फेज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, या पहला उतर जाए तो कुछ देर बाद दूसरा जाए, तो इस तरीके से हो सकता है। तो मैक्सिमम कोहेरेंसी 10⁻⁸ सेकेंड तक होती है। तो हम एक एवरेज वैल्यू जैसे डेल्टा टी मान लिए, कितने टाइम तक क्या कोहेरेंस मेंटेन किया, तो उसी को टी कोहेरेंस इक्वल टू डेल्टा टी दिखा दिए। ठीक, तो वी कैन राइट, आप जान रहे हैं लाइट वैक्यूम प्रोपेगेट करेगी ये वेव, तो इसका क्या होगा, स्पीड जो होगा c होगा, तो यल कोहेरेंट जो लंबाई होगा क्या होगा, c इंटू टी कोहेरेंस। ठीक, तो यहाँ से निकाल लेंगे यल कोहेरेंट इक्वल टू क्या होगा, c इंटू डेल्टा टी, ये यल कोहेरेंस का फार्मूला हो गया। यहाँ देखिए लिखा है विच इज द रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस लेंथ एंड द कोहेरेंस टाइम। ओके, अब देखिए इन कोहेरेंस लेंथ को हम
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। जो यल कोहेरेंस लेंथ हम लोग को मिला है पीछे, जो कोहेरेंस लेंथ क्या मिला है, सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, कोहेरेंस टाइम, इसके टर्म में मिला है। इसको यल कोहेरेंस को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आप फोरियर एनालिसिस में आगे पढ़ेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, टी के साथ उसका ये रिलेशन होता है। आप पीछे भी पढ़े हैं, अगर इसको माना जाए फ्रीक्वेंसी डेल म्यू को अगर फ्रीक्वेंसी माने और डेल टी को अगर टाइम पीरियड माने, तो आप ये रिलेशन तो पढ़े ही हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। तो उसी से ये चीज़ लिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/डेल म्यू हो जाएगा। अब फिर जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, जो इक्वेशन 1 आप बनाए थे, यल कोहेरेंस इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी लिखे थे, उसमें डेल्टा टी का वैल्यू ले आके इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यल कोहेरेंट का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ जाएगा, जो इक्वेशन 3 में आपका लिखा हुआ है। ठीक, अब वेवलेंथ के टर्म में अगर यल कोहेरेंट निकालना हो तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा, यहाँ से 1/डेल म्यू का वैल्यू ये हो गया। अब उसको ले आके सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में 1/डेल म्यू का वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यल कोहेरेंस का वैल्यू ये बचेगा। ये आपका वेवलेंथ के टर्म में हो गया। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए हम बात करेंगे स्पेशियल कोहेरेंस के बारे में। तो देखिए स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड शब्द है, टेम्पोरल क्या था, टाइम से रिलेटेड शब्द था। तो स्पेशियल कोहेरेंस की अगर बात किया जाए तो इसको देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फेज डिफरेंस, सॉरी, इफ द फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस देन द कोहेरेंस इज कॉल्ड स्पेशियल कोहेरेंस। अगर आपका फेज डिफरेंस क्या हो, स्पेस में कांस्टेंट हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्पेशियल कोहेरेंस कहेंगे। ठीक, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अभी आगे इस चीज़ को समझा जाएगा। देखिए अब उसमें हम लोग कोहेरेंस लेंथ निकाले थे टेम्पोरल के केस में, अब एक कोहेरेंस लेंथ और निकाला जाएगा स्पेशियल कोहेरेंस के केस में। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई एक सोर्स है यस, एक कोई सोर्स यस है, यहाँ पे एक पॉइंट P1 है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P2 है। ठीक, ये सोर्स यस से पॉइंट P पे भी क्या हो रहा है, लाइट पहुंच रहा है, और पॉइंट P2 पे भी क्या हो रहा है, लाइट पहुंच रहा है। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, कवर हो रहा है। तो जो स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो यल कोहेरेंस लेंथ होना चाहिए स्पेशियल के केस में, वो क्या होना चाहिए आपका, P1 P2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ताकि ये दोनों पॉइंट इसके अंदर आ जाएं, किसके, कोहेरेंस लेंथ के अंदर आ जाएं। जैसे अगर मान लीजिए ये आप ड्रा कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोहेरेंस लेंथ है। ठीक, तो जो P1 P2 हो वो क्या हो, इसके अंदर ही आ जाए, P1 और P2 दोनों इसके अंदर ही आ जाएं। तो इस केस में क्या कहलाएंगे, P1 P2 स्पेशियल कोहेरेंस कहलाएंगे, स्पेशियल कोहेरेंस की कंडीशन में कहलाएंगे। अगर ये कोहेरेंस लेंथ ऐसा हो जाए, जो सोर्स यस से निकलने वाला कोहेरेंस लेंथ ऐसा हो जाए कि कोई एक पॉइंट क्या हो जाए, बाहर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये बना रहा है, ठीक, इसका 10 के पावर -8 सेकंड तक कोहेरेंस ही होगा, पता चले P1 आपका यहाँ रहे और P2 बाहर हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये स्पेशियल कोहेरेंस के कंडीशन को फॉलो नहीं करते। ठीक, उसी चीज़ को आगे हम लोग देखा जाएगा और इसके फॉर्मूले को डिराइव किया जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई आपका एक सोर्स है, ठीक, और यहाँ स्लिट है जिसका चौड़ाई क्या A है, स्मॉल a। ठीक, और ये क्या है, दो सोर्स हैं S1 S2, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप इंटर में पढ़े हैं, उससे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों बीच की दूरी जो y है, ठीक, S1 S2 के बीच की दूरी y है। अगर ये y का मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाएगा, यल यस कोहेरेंस लिखे, मतलब यल जो है लेंथ और यस मतलब स्पेशियल और कोहेरेंस में कोहेरेंस, तो स्पेशियल कोहेरेंस ये कहलाएगा y का मैक्सिमम वैल्यू ही। ठीक, तो इस फिगर से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए y/2 पार्ट ये होगा और नीचे वाला y/2 पार्ट होगा, तो y/2/d, तो यहाँ से y/2d हो गया। अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो क्या हो जाएगा,
tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई टू डी, और तब ये पूरा जो एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई बाई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये आपका एंगल फिगर देख रहे होंगे, एंगल S1 S2 का वैल्यू 2 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी आ गया। ठीक, अब देखिए S1 S2 विल बी इन स्पेशियल कोहेरेंस ओनली व्हेन, जब ये वाई बाई डी का वैल्यू क्या हो, इस एंगल का वैल्यू जो निकला है वो क्या हो, लेमडा बाई ए से छोटा हो या उसके बराबर हो, तभी ये स्पेशियल कोहेरेंस में आएंगी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये लेमडा बाई ए कहाँ से आया। तो देखिए, अगर हम कोई नैरो सोर्स ले रहे हैं, मान लीजिए, ठीक, अगर एक नैरो सोर्स ये कंसीडर कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका कोई एक नैरो सोर्स है यहाँ पे, जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, ये आपका सोर्स हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक स्लिट बनाते हैं यहाँ से। ठीक, मान लेते हैं इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसका क्या ए है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये लाइट फैलेगा, इधर से जब निकलेगा तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में नैरो सोर्स से लाइट निकलता है, तो उसको जब एक डायरेक्शन में ले जाना था तो एक स्लिट बनाएंगे जिस डायरेक्शन आपको यूज करना है। तो देखिए उस तरह यहाँ स्लिट बना हुआ है। अब मान लेते हैं कि लाइट जो है उसका वेवलेंथ लेमडा है और स्लिट की चौड़ाई ए है, तो जो इसका एंगुलर एक्सपेंशन होगा, जो इसका कोणीय विस्तार होगा इस सोर्स से निकलने वाले लाइट का, उसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। मतलब लाइट का वेवलेंथ और स्लिट की चौड़ाई वही क्या होती है, उसके कोणीय विस्तार के बराबर होती है। लेमडा बाई ए होता है, कोणीय विस्तार के बराबर होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर वाई मैक्सिमम की बात की जाए तो वाई मैक्सिमम यहाँ से अगर निकालें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लेमडा बाई ए के बराबर हो सकता है, तो लेमडा डी बाई ए लिख सकते हैं, डी से इधर लेते चले गए। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यल कोहेरेंस होगा आपका, ये यस कोहेरेंस ये लेमडा डी बाई ए के बराबर होगा। ठीक, अब हम चाहें तो डी बाई ए का वैल्यू भी निकाल के अभी आगे समझेंगे किस टर्म निकाला जाएगा। पहले लेमडा बाई ए देखिए, ये जो वैल्यू है आपका, यहाँ मान लीजिए स्लिट लगाए, फिगर फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए आप स्लिट बनाए हुए हैं। ठीक, और स्क्रीन पे ये पॉइंट क्या है, एक S1 है और एक क्या S2 है। ठीक, तो जो इसका ये S1 पॉइंट है, ये S2 पॉइंट है, तो जो इसका कोणीय विस्तार लेमडा बाई ए होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि S1 S2 दोनों इसके अंदर आए, तभी तो स्पेशियल कोहेरेंस होंगे। जैसे S से P1 P2 हम लिए थे, तो वही कंडीशन यहाँ भी होगा। तो जो इससे निकलने वाला लाइट हो वो क्या हो, उसका जो कोणीय विस्तार ये जो बन रहा हो आपका अल्फा वाला जो बन रहा हो, ये क्या हो, S1 S2 को कवर करे, तभी ये कोहेरेंस कहलाएंगे। अगर ये ऐसा हो जाए कि S1 इसमें आए और S2 बाहर चला जाए, तो उस कंडीशन में स्पेशल कोहेरेंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो वही चीज़ लिखा गया है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो वाई मैक्स का होना चाहिए वो क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा। ठीक, वाई का वैल्यू या तो इसके बराबर होगा इस कोणीय विस्तार के, या तो उससे छोटा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाएगा, इसका कोहेरेंस लेंथ कहलाएगा, जिसमें क्या होगा, पूरा का पूरा कवर होगा। तो वाई मैक्स इक्वल टू लेमडा डी बाई ए इसको लिख दिया गया है। अब यहाँ से एल एस कोहेरेंस इक्वल टू लेमडा डी बाई ए हम क्या किए, लिख लिए। ओके, अब देखिए, अगर मान लें कि जो ये एंगल बन रहा है, ये सेंटर पे मिड पॉइंट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि 2 बीटा है जो स्लिट के साथ बना रहा है, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या है, a बाई 2 है, तो a बाई 2 बाई डी, और tan बीटा क्या हो जाएगा, a बाई 2 डी। अगर बीटा बहुत स्मॉल हो तो tan बीटा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू a बाई 2 डी, तो 2 बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 बीटा इक्वल टू a बाई डी। तो जो आपका फार्मूला निकला था, जो आपका फार्मूला हम पीछे लिखे थे यहाँ पे, एल एस कोहेरेंस इज इक्वल टू जो निकला था लेमडा डी बाई ए, उसमें डी बाई ए की जगह 2 बीटा हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 बीटा, और यहाँ से
एल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई, अगर इसको 2 बीटा को थीटा मान ले तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई थीटा। ठीक, ये चीज़ हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से क्लियर है कि जो ये थीटा आपका बन रहा है, यही तो फिगर बनाया गया था पीछे, ये थीटा था, पूरा का पूरा इसको थीटा माना गया है। तो अगर ये थीटा क्या होगा, कम होगा, तो एल एस कोहेरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थीटा को कम होने के लिए, थीटा को कम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, मतलब स्लिट नैरो होना पड़ेगा। इसलिए जितना सकरा वो स्लिट होगा आपका, जितना पतला स्लिट होगा, जितना छोटा स्लिट होगा, उतना बड़ा आपका कोहेरेंस लेंथ स्पेसियल के केस में होगा। ठीक, ओके। और ये क्या होगा, उसका फार्मूला होगा। और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा इसका आपका ये एल एस कोहेरेंस, मतलब स्पेसियल के केस में कोहेरेंस लेंथ उसका होगा। ओके।